हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हाजिर हैं हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लेके। और ये वीडियो आज होने वाला है एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन पे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हम लोगों ने बातें की थी कि किस तरीके से सेपियंस का इवोल्यूशन हुआ था और किस तरीके से वो एज अ स्पीशीज डेवलप किए और मिलियंस ऑफ ईयर्स की इवोल्यूशन के बाद इतने इंटेलिजेंट स्पीशीज बन के आज पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे इवोल्यूशन के प्रोसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज आया था, जब सेपियंस फोरेजर्स से अपने आप को चेंज करके एक एग्रीकल्चरिस्ट बना रहे थे, एक फार्मर्स के रूप में इवॉल्व हो रहे थे। यानी हम जिस तरीके से अपने आप को जंगलों में रहने वाले आदि मानव से लेके अपने आप को फार्मर्स बनाया हम लोगों ने किस तरीके से क्रॉप्स को आइडेंटिफाई किया और उनको ग्रो करना सीखा। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी देखने वाले हैं, जिसमें किस तरीके से फार्मिंग का इवोल्यूशन हुआ, उसका हमारे आसपास की सराउंडिंग्स पे क्या असर पड़ा, और ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने मजबूर किया हम लोगों को फार्मर्स बनने के लिए। और हमारी जो ड्रीम्स थी कि हम सबसे पावरफुल स्पीशीज बने और सारे एनिमल्स पे रूल करें, तो वो ड्रीम्स हमारे किस तरीके से चकनाचूर हो गए, टूट गए, और हम इवोल्यूशन के किसी दूसरे पाथ पे चले गए। तो आज ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। और आज का ये हमारा वीडियो होने वाला है द एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। अब अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो चलिए हम लोग वहां से शुरू करते हैं जहां से सेपियंस ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, जहां से हम लोगों ने खेती की शुरुआत की और किस तरीके से क्रॉप्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना चालू किया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फेज था हमारी इवोल्यूशन के उसमें। सबसे पहला है कि एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन तकरीबन 10,000 साल पहले शुरू हुआ। यानी आप मान के चल सकते हैं कि अराउंड 8000 टू 9000 बीसी के समय जो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन है वो शुरू हुआ था। और ये शुरू हुआ था टर्की और ईरान के पार्ट से, जो आज मिडिल ईस्टर्न रीजन है हमारे ग्लोब का। उस मिडिल ईस्टर्न रीजन में आप देख सकते हैं साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ टर्की और ईरान के कुछ हिस्सों में ये एग्रीकल्चर का जो रिवॉल्यूशन है, जो फार्मिंग है, वो सबसे पहले शुरू हुई थी। अब हुआ क्या कि जब ये एग्रीकल्चर शुरू हुआ, उससे पहले हम सारे के सारे फोरेजर्स थे, नोमैड्स थे, गुफाओं में रहते थे, जानवरों की हंटिंग करते थे, स्किन्स पहनते थे, और इस तरीके से हमारी जिंदगी चल रही थी। वो लाइफ थोड़ा सा चैलेंजिंग और रिस्की पार्ट था सेपियंस के इवोल्यूशन में। और सेपियंस ने ये चीजें रियलाइज की कि जितना मेहनत और जितना रिस्क जानवरों को हंट करने में और उनके मीट को यूज करने में है, उससे आसानी से वो बहुत ही नॉन वायलेंट तरीके से और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में वो क्रॉप्स को ग्रो कर सकते थे। और वो क्रॉप्स जब उन्होंने आइडेंटिफाई करना शुरू किया, तो उसकी शुरुआत हुई वीट से, यानी गेहूं से। तो वीट वो पहला क्रॉप था जो कि ह्यूमंस ने आइडेंटिफाई किया था। अब वीट के डिस्कवरी के बाद ये वीट इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि हम लोगों ने अपना ज़्यादा समय उसी में स्पेंड करना शुरू किया। हम लोगों ने खेती के टेक्निक्स को डेवलप किया, हम लोगों ने देखा कि पेड़ किस तरीके से ज़मीन में उगते हैं, हम लोगों ने उस तरीके से मिट्टी को तैयार किया, हम लोगों ने पानी देना शुरू किया, वीडिंग शुरू की। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने धीरे धीरे करके इवोल्यूशन के प्रोसेस में सीखी, और आगे चल के फ्रॉम फोरेजर्स टू फार्मर्स बनने का जो हमारा सफ़र था वो शुरू हो गया। तो मैं बता दूं कि ये जो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम लाइन होगा कि एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन आज से 10,000 ईयर्स पहले हमारे प्लेनेट पे शुरू हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे पहला है फाइंडिंग द प्लेटर, यानी वो कौन से ऐसे ग्रेन्स थे जिनको हम लोगों ने सबसे पहले उगाना शुरू किया, और समय के साथ साथ किन ग्रेन्स को हम लोगों ने डिस्कवर किया। तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि वीट जो है वो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, आज से तकरीबन 10,000 साल पहले, यानी 9000 बीसी में वीट का जो डोमेस्टिकेशन है वो हम लोगों ने चालू किया। तो वीट हो गए, गोट्स हो गए और डॉग्स हो गए। डॉग, मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहला एनिमल था जो डोमेस्टिकेट हुआ था वो डॉग था। और सबसे पहला प्लांट जो डोमेस्टिकेट हुआ था वो वीट था। तो वीट्स और डॉग्स दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं ह्यूमन के इवोल्यूशन में, और खासकर इस एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के फेज में। सो अराउंड 9000 BC we started the domestication of wheats, goats and dogs. Now after 1000 years, means around 1 millennium later, we started domesticating peas and lentils. दाल, दलहन, चना, मटर, इन चीजों के बारे में हम लोगों को जानकारी तकरीबन 8000 बीसी में मिली, यानी कि रिवॉल्यूशन शुरू होने के 1000 साल बाद। ऑलिव्स और दूसरे ऐसे प्लांट्स जिससे हम लोग ऑयल निकाल सकते थे, जैसे कि सनफ्लावर हो गया, ऑलिव्स हो गए, ये ऐसे प्लांट्स थे जिनके बारे में 3000 साल बाद, यानी कि 3 मिलेनियम आफ्टर 5000 बीसी के अराउंड हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में जानकारी हुई।
तकरीबन 4000 बीसी के अराउंड हम लोगों ने घोड़े, कैटल्स जिसमें गाय, भैंस, शीप ऐसी चीजें हैं वो हम लोगों ने पालनी शुरू की। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फेज था, बहुत इंपॉर्टेंट फेज था, क्योंकि जब हम लोगों ने कैटल्स को पालना शुरू किया और हॉर्सेस को पालना शुरू किया तो हम लोगों ने उस एनिमल पावर का यूज करके अपने काम को आसान बनाना शुरू कर दिया। कैटल्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स भी हो जाते थे मिल्क के लिए और दूसरे फूड सप्लीमेंट्स के लिए, जैसे मिल्क और मीट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट सोर्स होता था जो कैटल्स हम लोगों को देते थे। तो ये 4000 बीसी में हमारे पास इस चीज की नॉलेज आई। और ग्रेप्स जो है वो 3500 बीसी, ग्रेप्स और दूसरे वाइन में उगने वाली चीजों के बारे में हम लोगों को आज से तकरीबन 4-4,500 साल पहले यानी कि 3500 बीसी में हम लोगों को उस चीज का नॉलेज हुआ। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है नोट करने वाली कि आज भी जो हमारा प्लेटर है, आज भी जो हम खाते हैं, वर्ल्ड वाइड जिन चीजों को कंज्यूम किया जाता है उसमें एक मेजर पोर्शन जो हमारे डाइट का है उसमें हम व्हीट, राइस, पल्सेस और प्लांट्स और एनिमल्स प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। अब मजे की बात यह है कि पिछले 2000 सालों में अगर आप देखेंगे तो कोई भी नया प्लांट या किसी नए एनिमल को डोमेस्टिकेट करना ह्यूमंस ने नहीं सीखा है, क्योंकि हमारे इवोल्यूशन का पाथ ही बिल्कुल चेंज हो गया। हम फार्मिंग से भी अलग होके और सोसाइटी को डेवलप करने में चले गए, तो ये फार्मिंग भी थोड़ा पीछे रह गया। तो अब देख सकते हैं कि तकरीबन तकरीबन जो 90% है हमारे डाइट का, उसमें जो भी हम लोगों ने डोमेस्टिकेट किया है इस 9500 बीसी से लेके 3500 बीसी, आप देख सकते हैं तकरीबन 6000 साल बाद तक के बीच का जो समय था, ये जो पीरियड था 9500 बीसी से लेके 3500 बीसी तक का जो टाइम था, इसके बीच में जिन एनिमल्स और प्लांट्स को हम लोगों ने डोमेस्टिकेट किया, आज भी हम उन्हीं प्लांट्स और एनिमल्स का इस्तेमाल अपने खाने में और अपने डेली डे टू डे वर्क में कर रहे हैं। उसके अलावा कोई भी नया स्टेपल प्लांट या डोमेस्टिक एनिमल हम लोगों ने पिछले 2000 सालों में टेम नहीं किया है। बात करते हैं शेप ऑफ द रिवॉल्यूशन की, कि ये एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन वर्ल्ड के किन हिस्सों में सबसे पहले शुरू हुआ। तो इसके लिए दो बड़े इंटरेस्टिंग मैप्स हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। पहला ये हीट मैप है उन रीजन्स का जिसमें एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन शुरुआती दौरों में चल रहा था, और ये एक डेट वाइज मैप है, क्रोनोलॉजिकल मैप है कि किन एरियाज में जो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन है वो शुरू हुआ था और संभावनाएं थी कि शुरू हुई होंगी। तो आप देख सकते हैं, अगर हम पहले वाले मैप की बात करें, ये वाला जो हमारा मैप है इसमें आप देख सकते हैं कि जो हॉट स्पॉट था इस रिवॉल्यूशन का वो ये एरिया था। ये आप देख सकते हैं मिडिल ईस्टर्न रीजन, अफ्रीका का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट, और जो अमेरिकन रीजन था, ये आप इस मैप में अगर देखेंगे तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा कि ये जो पोर्शन था, ये आप देख सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं 9000 बीसी लिखा हुआ है। ये वही समय है जब एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन शेप ले रहा था, और ये जो पार्ट है इसको हम आज के जमाने का मिडिल ईस्ट कहते हैं, जहाँ पे टर्की, ईरान, अफगानिस्तान, इराक, ये वो एरियाज थे जहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वो जन्म ले रहा था। तो इस एरिया में एग्रीकल्चर सबसे पहले शुरू हुआ, वहां से ट्रांसफर होके वो एग्रीकल्चर इस एरिया में पहुंचा, और हम सब जानते हैं इस एरिया में क्या पड़ता है। ये एरिया आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ठीक ऊपर वाला एरिया है, यानी जहां पर आपका चाइना है। अब देख सकते हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला एरिया है वो ब्लू कलर से डिनोटेड है, और ब्लू कलर आप देखेंगे तो क्या है, एरिया इन विच इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशंस माइट हैव हैपेंड, यानी कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे उस समय ये रिवॉल्यूशन ओरिजिनल रिवॉल्यूशन हुआ था या कहीं से माइग्रेट होके आया था, लेकिन संभावनाएं हैं कि उस समय में यहाँ पर भी रिवॉल्यूशन शेप ले रहा होगा, यहाँ के भी लोगों ने फार्मिंग की टेक्निक सीखी होंगी। अब देख सकते हैं और किन किन एरियाज में है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, है ना, और अफ्रीका का कुछ एक छोटा सा पोर्शन है जहाँ पे 3000 बीसी में फार्मिंग शुरू हुई। तो अब देख सकते हैं 9000 बीसी से लेके फिर फार्मिंग ट्रेवल करके चाइना आया 7000 बीसी में, फिर वहां से थोड़ा सा और नीचे गया 6000 बीसी, फिर आपका जो ये फार्मिंग है ये आपका यहाँ पहुंचा 4500 बीसी, देन 3500 बीसी, देन 3000 बीसी, फिर यहाँ पे 2000 बीसी। तो इस तरीके से जो हमारा फार्मिंग है, जो फार्मिंग टेक्निक्स है वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल की। आप देख सकते हैं अगर इस वाले मैप में आके आप देखें तो ये वो रीजन है जहाँ पे सबसे ज्यादा आप स्पॉट्स देखेंगे, सबसे हीटेड रीजन था फार्मिंग के लिए, सबसे सूटेबल रीजन्स यही वाले माने जाते थे। तो ये वो एरियाज हैं जहाँ पे एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन ने शेप लिया और वो आज इतना बड़ा होके हमारे सामने आया। अब इसका एक बहुत बड़ा कारण भी है, बहुत लोगों के दिमाग में ये चीजें चल रही होंगी कि ये पर्टिकुलर हॉटस्पॉट्स ही क्यों थे जहाँ पे एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, बाकी कई सारे क्रूशियल रीजन्स हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर वहाँ पे नहीं हो पाया उस समय में। जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो अफ्रीकन रीजन है, ये जो आपका अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है,
हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लोरा और फौना अफ्रीका में अवेलेबल था। आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पोर्शंस हैं जहाँ पे फार्मिंग नहीं शुरू हुई थी। आप ऑस्ट्रेलियन रीजन देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया को आज भी हम जानते हैं कि कितने ज़्यादा वैरायटी में प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी इन रीजन्स में उस समय एग्रीकल्चर नहीं हो पाया, और उसका एक प्रमुख कारण ये था कि ह्यूमंस के कंट्रोल में डोमेस्टिकेट करने के लिए बहुत ही कम प्लांट्स और एनिमल्स थे। याद रखिए, हंटिंग करना और डोमेस्टिकेट करने में बहुत अंतर था। आप किसी एनिमल को मार सकते थे, आप किसी एलिफेंट को मार सकते हो, आप किसी लायन को मार सकते हो। अगर आप अच्छे हंटर्स हैं तो आप बड़े बड़े पावरफुल एनिमल्स को आप गिरा सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि आप उसी शेर को या आप उसी हाथी को डोमेस्टिकेट करो, पालतू बनाओ, सो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस, है ना। तो मारना एक अलग चीज थी, फोरेजिंग अलग चीज थी। भले ही इन पोर्शंस में फोरेजिंग बहुत ही ज्यादा रही हो, लेकिन डोमेस्टिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाया था, जिसके कारण इन एरियाज में एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन नहीं हो पाया। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये जो हम आज एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, इसका शेप जो है बड़ा मायने रखता है कि किन एरियाज में रिवॉल्यूशन पॉसिबल हो पाया। अभी हम लोगों ने बात की ना कि काउज को हम डोमेस्टिकेट कर रहे थे, वीट को डोमेस्टिकेट कर रहे थे, डॉग्स को डोमेस्टिकेट कर रहे थे। तो आप जब देखेंगे, जो वीट था वो सबसे पहले इन्हीं मिडिल ईस्टर्न रीजन में, जहाँ ये सॉरी यहाँ पे ये 9000 बीसी वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इस मिडिल ईस्टर्न रीजन में ही सबसे पहले वीट जो है वो ग्रो किया गया था। तो इसीलिए ये रीजन्स सबसे बड़े हॉटस्पॉट्स बन गए आपके एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के लिए। अब हमारे सामने आता है इस लेक्चर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, यानी कि द स्टोरी ऑफ वीट, गेहूं की कहानी। ये वीट जो है एक समय में मिडिल ईस्ट रीजन में उगने वाला बहुत ही कॉमन सा ग्रास था, घास से ज्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, लोगों को इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं थी उनके स्केल्स पे, क्योंकि हम सब फोरेजर्स थे, नोमैड्स थे, हंटर्स थे, गैदरर्स थे। तो हंटर्स को गेहूं के क्या यूज है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर अचानक तकरीबन 2000 सालों के बीच में, यानी अराउंड 10,000 बीसी से लेके 8000 बीसी के अराउंड, वीट का जिस तरीके से रिवॉल्यूशन हुआ और वीट का जो कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन में, वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल था। अभी देखते हैं कि वीट की क्या कहानी है। वीट जो है उसका सबसे पहला एविडेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, मिडिल ईस्ट रीजन में था, जहां ईरान और टर्की पड़ता है। उस एरियाज में गेहूं की सबसे पहले खेती की गई, और 2 मिलेनियम के अंदर ही अंदर वीट इस प्लेनेट का सबसे सक्सेसफुल प्लांट बन गया। यानी कि सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला प्लांट वीट बन गया, और वीट एक बेसिस बन गया जिसके कारण फ्यूचर में होने वाले कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन और सोसाइटी की जो संरचना हो रही थी, जिस तरीके से समाज बन रहा था, सिविलाइजेशंस बन रही थी, जिसको हम लोग अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, उस समय की कंटेम्प्रेरी सिटीज और सिविलाइजेशंस किस तरीके से डेवलप हो रही थी। तो हम चाहे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करें, चाहे हम इंडस वैली की बात करें, हम चाइनीज सिविलाइजेशन की बात करते हैं, और आइदर यू टॉक अबाउट इनकाज और मायंस, और ऐसे बहुत सारे सिविलाइजेशन हैं, इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो उस समय पनप रहा था। तो उन सिविलाइजेशन में वीट का एक बहुत ही अहम रोल था। नॉर्थ अमेरिका का वो एरिया जहाँ पे गेहूं कभी पहुंचा ही नहीं था, जहाँ पे वीट कभी ग्रो ही नहीं हुआ था, आज आप देख सकते हैं कि 10,000 साल बाद नॉर्थ अमेरिका दुनिया का वीट बास्केट कहलाता है। यानी सबसे ज्यादा गेहूं की जो खेती होती है वो नॉर्थ अमेरिकन रीजन्स में होती है। वहाँ की जो प्रेरीज है, वहाँ आप देख सकते हैं कितना ज्यादा गेहूं जो है वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, और वर्ल्ड वाइड उसको सप्लाई किया जाता है। एक साल में लगभग लगभग 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में गेहूं की खेती की जाती है, जो कि ब्रिटेन के आज के साइज का 10 गुना है। यानी आज के ब्रिटेन के साइज से 10 गुना ज्यादा एरिया में सिर्फ गेहूं की खेती करते हैं हम लोग। तो आप समझ सकते हैं कि गेहूं कितना ज्यादा डोमिनेंट हो गया हमारे इस तरीके के एग्रीकल्चरल पैटर्न में। लेकिन फिर क्वेश्चन ये आता है कि हाउ डिड वीट मोनोपोलाइज द लाइव्स ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज ऑन अर्थ। गेहूं ने इस धरती पर तब तक के सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज की लाइफ को मोनोपोलाइज करना कैसे शुरू किया। आखिर कैसे इस गेहूं ने, एक छोटे से अनाज के दाने ने, पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन के इवोल्यूशन का पाथ चेंज कर दिया। हम लोग क्या बन सकते थे और हमें फार्मर बना दिया। तो गेहूं एक ऐसा बहुत ही क्रूशियल सा क्रॉप था जिसने एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के पैटर्न को कंप्लीटली चेंज करके रख दिया। अगले स्लाइड में देखते हैं कि किस तरीके से ये काम हो। जब हम बात करते हैं गेहूं की, आज हम सब जानते हैं कि हम सर्वेंट्स ऑफ द ग्रेन हैं, हम सब अनाज के नौकर हैं, हम सब
बाउंड हैं उस चीज़ों को ग्रो करने के लिए। अगर हम वीट ग्रो नहीं करेंगे, अगर हम राइस ग्रो नहीं करेंगे, वी डू नॉट ग्रो पल्सेस और लेंटिल्स और सीरियल्स, हम भूखे मर जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। किसी भी देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए उस देश का एग्रीकल्चर बहुत ही क्रूशियल रोल रखता है। इनफैक्ट हम अगर अपनी ही कंट्री की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल प्राइम नेशन। यहाँ जो है कृषि प्रधान देश है, जैसा हम कहते हैं, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस है। सो यू कैन इमेजिन कि जो पॉपुलेशन है, मैं सिर्फ अपने कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर इनडायरेक्टली, क्योंकि आज का जो सेक्टर है वो टर्शरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो सारे सेक्टर्स इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर एग्जिस्ट कर रहा है। सपोज वन डे अगर फार्मर्स ने वीट ग्रो करना बंद कर दिया, तो क्या आपकी टेलीकॉम कंपनीज आपको खाना दे पाएंगी? नहीं दे पाएंगी। तो इसीलिए ये जो हमारा डिपेंडेंसी है ग्रेन्स पे और सिंपलर एग्रीकल्चर पे, ये यहीं से शुरू होता है। ऐसी कहानी यहीं 10,000 साल पहले शुरू होती है, जब गेहूं ने हमारी जिंदगी में दखल दी। हम लोगों ने गेहूं के क्रॉप को इतना ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दिया कि जब वीट हमारे हाथ में आ गया तो हम लोगों ने सारी चीजों को बिल्कुल भुलाना शुरू कर दिया। मैंने आपको बताया, हम शिकारी थे, हम फोरेजर्स थे, और जब गेहूं हमारे हाथ में आया तो हम लोगों ने अपना शिकार करने का जो हैबिट था वो कंप्लीटली क्विट कर दिया, और हम लोगों ने गेहूं की खेती करनी शुरू कर दी। और वो खेती करने के लिए हम लोगों ने अपने आप को एक जगह सेटल कर लिया, क्योंकि अब जब आप खेती करेंगे तो आपको जमीन चाहिए होगी और आप बार बार एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी था कि हम जो नोमैड्स थे वो एक जगह पर सेटलर्स बन जाए। तो ये सबसे पहला स्टेप था हमारी इवोल्यूशन के पाथ का चेंज, कि ग्रेन्स ने यानी वीट ने हम लोगों को नोमैड से सेटलर बना दिया। हम लोगों ने खेत खलिहान जो है वो खाली करने शुरू किए। दिन भर जो सेपियंस अपने दिन का एक समय सिर्फ शिकार करके और 2-3 दिन खाने में बिताते थे, वो नोमैड्स अब क्या हो गए थे? फार्मर्स हो गए थे। तो हमारी जिंदगी और ज्यादा कठिन होती चली गई। ये बात बहुत क्रूशियल है, याद रखिएगा। हिस्ट्री में आज भी जब एग्रीकल्चर के रिवॉल्यूशन को स्टडी किया जाता है तो उसको इस तरीके से स्टडी किया जाता है कि बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन आवर लाइफ बिकेम वेरी इजी। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा हमारा मानना था कि एग्रीकल्चर करने से हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि हमारी जिंदगी और ज्यादा मुश्किल हो गई। ऑल्दो हम सिक्योर हो गए, थोड़े इंश्योर्ड हो गए, लेकिन हमारी जिंदगी बहुत डिफिकल्ट हो गई, क्योंकि पहले हम क्या करते थे कि हमको शिकार करना होता था, हम जानवरों का शिकार करते थे, शेर का शिकार या जंगली सुअर का शिकार करना होता था। थोड़ा खतरा था, थोड़ा सा डेंजर था, लेकिन अगर आपने एक टाइम का स्पोर्ट कंप्लीट कर लिया और आपने एक जंगली सुअर को मार डाला, तो उसके मीट से आप कम से कम 3 दिन 4 दिन बिल्कुल आराम से खा सकते थे। और इसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये थी कि आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी कि अगर किसी एक दिन सुअर नहीं मिला या किसी एरिया में अगर एक भी वाइल्ड पिग्स नहीं बचे तो आप भूखे मर जाएंगे। आप सिंपली माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे और कुछ और शिकार करना शुरू कर सकते थे। लेकिन जब हम लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया, देन वी बिकेम डिपेंडेंट ऑन व्हाट वी वर गोइंग टू यील्ड। अगर हमारी खेती खराब हो गई तो ये निश्चित सी बात थी कि हम भूखे मरने वाले थे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा स्टेप था एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन का, कि हम लोग फार्मर्स बन गए। हम लोगों ने अपने जीवन का जो एक बहुत बड़ा समय था वो खेती करने में बिताना शुरू कर दिया। हम लोगों ने फेंसेस बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि गेहूं की फसल को खतरा होता था। अब क्या है, गेहूं की फसल जो है वो बहुत आसानी से बीमार पड़ जाती थी, उसमें कीड़े लग जाते थे। तो हम लोगों ने उसको रैबिट से और लोकस्ट से, टिड्डे जो होते हैं, उन सबसे बचाना शुरू किया, है ना। गेहूं की फसल को पानी चाहिए होता था, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने नदी, नहर, नाले खोदने चालू कर दिए, कैनल्स बनाए, इरिगेशन चालू किया। बाल्टी के बाल्टी हम लोग पानी उठा उठा के खेतों में पटाते थे। तो याद रखिए कि जिस तरीके से, क्या वो हमारी जिंदगी थी जब हम जानवरों का शिकार करते थे, और वहां से हम लोग खेती करने लगे, कुएं खोदने लगे, पानी कैरी करने लगे, जानवरों को भगाने लगे। तो ये सारी चीजें जो है हमारी लाइफ में बहुत क्रूशियल चेंज लेके आ गई, है ना। एनिमल फीसेस का आज भी हम लोग करते हैं, गोबर और इन सब चीजों से खाद प्रिपेयर करते हैं। सोचो, जो सबसे पावरफुल स्पीसीज है वो जानवरों की जो फीसेस हैं, उनके जो रिमेन्स हैं, उनको कलेक्ट करके और वो जमीन में मिला रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक तरफ हम इस प्लेनेट के सबसे पावरफुल स्पीशीज हैं और दूसरी तरफ हम हाथ में गोबर उठा रहे हैं। चलिए, फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, कि इस एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के कारण हम लोगों ने एज अ सिविलाइजेशन या फिर एज अ स्पीशीज क्या कीमत चुकाई। तो जो कॉस्ट हम लोगों ने पे किया वो कॉस्ट काफी ज्यादा थे। सबसे पहला, कि इस एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के कारण, जो मैं उतनी देर से रिपीट कर रहा हूँ, कि हमारे इवोल्यूशन का पाथ चेंज हो गया। हम लोग फेरोशियस प्रीडेटर्स हुआ करते थे, और हो सकता है कि उस पाथ पर अगर 10,000 साल और आगे चलते तो आज हम बिल्कुल अलग ही किस्म के हंटर्स होते,
या और भी ज़्यादा खतरनाक एनिमल्स हो सकते थे, या हो सकता है कि हमारी स्पीशीज़ ख़त्म भी हो गई रहती। लेकिन आज हम डोमेस्टिकेटेड सेटलर्स हैं, और उसका एक बहुत ही बड़ा जो श्रेय है वो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन को ही जाता है, जिसने हम लोगों को मजबूर कर दिया कॉलोनीज़ में और सिविलाइजेशंस में सेटल होने के लिए और फार्मिंग करने के लिए। सो आप दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस देखेंगे वो फार्मिंग और एग्रीकल्चर के ही बेसिस पर बनी है। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा कॉस्ट ये था कि एक एवरेज फार्मर एक एवरेज फोरेजर से ज़्यादा मेहनत करता था। एक शिकार करने वाला इंसान दिन में एक बार शिकार करता था और 3 दिन 4 दिन उसका मीट यूज करता था, खाता था। उसके कंपैरिजन में एक फार्मर को ज़्यादा लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बारे में सोचना पड़ता था। एक किसान दिन भर रात भर अपने खेत में मेहनत करता था, वीडिंग करता था, पानी डालता था, और तब भी उसको इंतज़ार करना पड़ता था फसल के तैयार होने का। वो उसको इमीडिएटली कंज्यूम नहीं कर सकता था। तो ये एक बहुत ही बड़ा फेज था जो कि इवोल्यूशन का चल रहा था। एक और बहुत बड़ी कॉस्ट जो हम लोगों ने पे की वो ये था कि हमारी जो बॉडी थी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। हमारी बॉडी जो थी उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़े एग्रीकल्चर के कारण, क्योंकि ह्यूमन बॉडी पेड़ों पे चढ़ने के लिए बनी थी, शिकार करने के लिए बनी थी, हंटिंग के लिए बनी थी। लेकिन हम लोगों ने अपनी बॉडी को फार्मिंग और एग्रीकल्चर में डाइवर्ट कर दिया, जिसके कारण हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए, जैसे कि स्लिप डिस्क, अर्थराइटिस, हर्निया। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस जमाने से ही इस जमाने तक हमारे पास चलती हुई आ रही हैं। हमारी बॉडी 2 पैरों पे खड़ी होने के लिए और वजन उठाने के लिए और खेती करने के लिए बनी ही नहीं थी। आप देखोगे, आप मंकीज को देखोगे, आप चिंपैंजीज को देखोगे, उनकी बॉडीज हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। वो पेड़ों पे कितनी जल्दी जल्दी और आसानी से चढ़ जाते हैं। जबकि अगर आप देखेंगे तो हम दोनों के ऑर्गन्स काफ़ी एनालॉगस हैं। जिस तरीके से वो चलते हैं या चीज़ों को ग्रिप करते हैं उसी तरीके से हम भी करते हैं। लेकिन क्योंकि वो उस पाथ पे आगे बढ़े जिस पे हम लोग नहीं गए, तो उनकी बॉडीज ज़्यादा इवॉल्व हुई हंटिंग करने के लिए या फिर पेड़ों पे चढ़ने के लिए, और हमारी बॉडीज खेती करने के लिए इवॉल्व हो गई, जिसके कारण हमारी बॉडी को कई सारे डिजीजेस को फाइट करना पड़ा और हमारी बॉडी को कई सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़े, जिसमें स्लिप डिस्क और आर्थराइटिस, जो स्केलेटन जो हमारा है, जो हमारा ढांचा है, फ्रेमवर्क है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम लोगों को आनी शुरू हो गई। से एक और चीज़ क्या है, सेपियंस एग्रीकल्चर के कारण एक जगह सेटल हो गए। अब क्या था कि जब खेती करनी थी तो उसके लिए आपको खेत अपने देखने पड़ते थे, और आप उसके कारण एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट नहीं कर सकते थे। तो एक बड़ा एक फैक्टर ये भी था कि आप खेत के कारण सेटल हो गए। सेकंड चीज, हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए अपनी खेती और अपने यील्ड के ऊपर। अगर हम गेहूं उगा रहे हैं तो बहुत जरूरी था कि वो गेहूं की जो फसल है वो अच्छी हो। अगर हम धान उगा रहे हैं या फिर हम दाल दलहन उगा रहे हैं तो फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो जो खेती है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर उस साल खेती बर्बाद हो गई, क्योंकि हम आज भी देखते हैं कि आज भी जो फार्मर्स हैं उनके हाथ में ये चीज़ नहीं है। 10,000 साल हो गए हैं एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन को, लेकिन फिर भी आज हम नेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के लिए। हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो आर्टिफिशियली क्रॉप्स को ग्रो कर दे या क्रॉप्स को आपदाओं से बचा दे। तो आज भी देखते हैं कि अगर फार्मर्स की फसल तबाह हो जाती है तो उनके साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाती है और उनका परिवार भुखमरी से मरता है। तो ये चीज़ें जो थी वो एज अ फोरेजर हमारे सामने नहीं थी। हम जिस तरीके से शिकार करते थे, अगर किसी एक एरिया में बकरियों की या फिर जंगली सुअरों की संख्या कम हो जाती थी, हम उस जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते थे जहाँ पे और आसानी से दूसरे जानवर मिल जाते थे और भूखमरी नहीं होती थी। लेकिन जब हम किसान बन गए तो भूखमरी की समस्या जो है, स्टार्वेशन है, और जो डिजीजेज हैं वो ज़्यादा प्रोन हो गई, वो ज़्यादा कॉमन हो गई। भले ही आप जब हंटर्स थे तो आप शिकार करने के समय हो सकता है आप शेर का शिकार करने जाओ और आप खुद शिकार हो जाओ, लेकिन आप भूखे नहीं मरते थे, क्योंकि आपके पास नेचर में ऑलरेडी बहुत कुछ अवेलेबल था खाने के लिए। क्योंकि ह्यूमन ओमनीवोर था, प्लांट्स को भी खा सकता था और एनिमल्स को भी खा सकता था, तो बहुत ही फ्लेक्सिबल डाइट था हमारा। लेकिन फिर अचानक ये सब कुछ हुआ और हम लोगों ने अपने पाथ को डाइवर्ट कर लिया और डिपेंडेंट हो गए क्रॉप्स के ऊपर। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि हम लोगों ने वीट को डोमेस्टिकेट नहीं किया, वीट ने हम लोगों को डोमेस्टिकेट कर लिया। इनफैक्ट वीट ही नहीं, उन सारी फसलों ने जिसने हम लोगों को फार्मर बना दिया, उसने हम लोगों को डोमेस्टिकेट किया। क्योंकि डोमेस्टिकेट वर्ड ही लैटिन वर्ड डोमस से आता है, और डोमस का मतलब होता है होम। और याद रखिए कि वीट होम में नहीं रह रहा है, इंसान घरों में रह रहा है। इसका मतलब जो ओरिजिनली डोमेस्टिकेट हुए थे वो सेपियंस हुए थे ड्यू टू फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इट गेव अस। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन ने हम लोगों को दिया क्या? दी काफी सारी चीजें हैं। सबसे पहला, इनिशियल इमीडिएट बेनिफिट्स मिलने चालू हो गई हम लोगों को। कुछ ऐसी शुरुआती
तुरंत बेनिफिट्स थे जो हम लोगों को मिलने चालू हुए, जैसे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, रेन, वेदर, ईटीसी। इन सारी चीज़ों से हम लोगों को इमीडिएट प्रोटेक्शन मिलने लगा। जब हम सेटलर्स हो गए तो हम लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए, कॉलोनी सेटअप करनी शुरू कर दी, हम लोग झुंड में रहने लगे, है ना। तो हम लोगों को वाइल्ड एनिमल्स से बेटर प्रोटेक्शन मिलने लगा। हम लोग अपने आप को बारिश से, धूप से, ठंड से, इन सारी चीज़ों से बचा सकते थे। तो एक बड़ा इमीडिएट बेनिफिट था जो हम लोगों को एज अ ह्यूमन मिला, और इसका असर हमारे शरीर पे भी पड़ा। हमारे शरीर भी उसी तरीके से इवॉल्व होता चला गया। आप देख सकते हैं बंदरों का शरीर हमारे शरीर से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो आज भी वाइल्ड एनिमल्स और वेदर के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन हम अपने आप को घरों में बंद रखते हैं। लेकिन फिर अगली चीज़ क्या है कि जिन चीज़ों को हमने उगाना शुरू किया है, व्हीट, ग्रेन्स और इन सारी चीज़ों को जब हम उगाने लगे, तो हमारे लिए अच्छा डाइट साबित नहीं हुआ, क्योंकि हम ओमनिवोर्स हैं। तो हमको अपने डाइट में बहुत ही कम अमाउंट में ग्रेन्स चाहिए थी, लेकिन क्योंकि हम ग्रेन्स का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करने लगे, तो ये हमारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर डालने लगा। हमारे टीथ और गम्स के लिए गेहूँ, चावल ये ज़्यादा हेल्दी नहीं होते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हो गया और हम लोगों ने इन चीज़ों को उगाना शुरू कर दिया, तो आज ये हमारे डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो हम लोगों ने इन चीज़ों को कंज्यूम करना शुरू कर दिया है। सेकंड, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी इन केस द यील्ड कुड नॉट बी मैक्सिमाइज्ड। ये मैंने अभी पिछले स्लाइड में बात की कि अगर हमारी खेती और हमारा जो यील्ड है, फसल है, वो मैक्सिमाइज नहीं हो पाया, तो हम लोग इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी की तरफ आगे बढ़ जाते थे। यानी हम इनसिक्योर हो जाते थे, हमें खाना नहीं मिलता था, हमें पता नहीं होता था कि अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास फसल नहीं रही तो हम खाएंगे क्या और जाएंगे कहाँ। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो था कि खेती के कारण ह्यूमन वायलेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ज़्यादा ज़मीन यानी कि ज़्यादा खेती। आप जितनी ज़्यादा खेती करेंगे आप उतना ज़्यादा फायदे में रहेंगे, जिसके कारण लोगों ने ज़्यादा ज़मीनों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। और इस ज़्यादा कब्जा के कारण जो है, ट्राइब के अंदर ही वो जो सेटलमेंट्स थी, जो सिविलाइजेशन थी, उसके अंदर ही कंपटीशन की भावना आ गई। एक सेपियन दूसरे सेपियन को देख के ये सोचने लगा कि उसके पास ज़्यादा ज़मीन है, वो ज़्यादा खेती कर रहा है, वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो इसके कारण ये जो ट्राइब मेंटेलिटी है वो हमारे अंदर आ गई, और एक कंपटीशन की भावना आई, जिसके कारण अक्सर सेटलमेंट्स में वायलेंस जो है वो काफ़ी कॉमन हो गया। एक ह्यूमन जो है वो दूसरे ह्यूमन को मारने के लिए हमेशा उतारू रहता था, ताकि उसकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया जाए। आज भी आप देख सकते हैं 10-15 हज़ार साल बीत गए हैं इस सबको हुए, लेकिन फिर भी ये जो टेंडेंसी है एक दूसरे की प्रॉपर्टी को कब्जा करने का और इन सब चीज़ों का, भले ही आज हम खेती नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये टेंडेंसीज हमारे साथ कैरी आउट हुई हैं, और आज भी आप ह्यूमंस में ये टेंडेंसी देख सकते हैं। आप एक बंदर को कभी दूसरे बंदर से खेत और ज़मीन के लिए लड़ते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन एक इंसान हमेशा दूसरे इंसान से इन चीज़ों को लेके उलझता रहता है। इन ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, हमें कोई इंडिविजुअल बेनिफिट तो नहीं मिला, लेकिन इस एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के कारण सोसाइटी का जो फ्रेमवर्क है वो तैयार हो गया। हमारी जो सोसाइटी है उसका फाउंडेशन तैयार हो गया, और ये चीज़ तय हो गया कि हमारा समाज किस तरीके से बनेगा, हम किस तरीके के सेटलर्स होंगे, और हम किस दिशा में आगे जाएंगे। फसल क्या होगी, उसको कैसे उगाया जाएगा, उसको हम कैसे कंज्यूम करेंगे, और मार्केट में उसकी क्या वैल्यू होगी। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से जो सिविलाइजेशंस बन रही थी, तो उसमें इन फसलों का और इन सारी चीज़ों का, लैंड का और इन ग्रेन्स का क्या इंपॉर्टेंस था इकोनॉमी और सिटीज़ को डेवलप करने में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के बारे में आप लोग और क्या जानना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइए, और ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगले वीडियो में हम देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ों को हम डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।